हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम मुनत सीए। शेयर मार्केट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। तो वो मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की है। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो और अगर वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो जितना मुझे आता है, जितना मुझे लगता है कि जो डाउट्स होते हैं लोगों के, वो मैंने कोशिश करी है क्लियर करने की इस वीडियो में। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे टेक करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड प्रोबेबली वी विल प्लान स्पेस नेक्स्ट वीकेंड, या बीच में भी आप अगर ट्वीट करके तो पूछ ही सकते हैं। बाकी स्पेस प्लान करेंगे जब भी हो पाएगा। तो क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं शेयर मार्केट में, सबसे पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको। फर्स्ट होता है शेयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो इक्विटी अपना कैश मार्केट होता है वो। सेकेंड होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो पहले शेयर से रिलेटेड देख लेते हैं, फिर बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की साइड चलेंगे। शेयर्स में ट्रांजेक्शन है ना, तीन तरीके के, तीन टाइप से अपन कैटेगराइज करते हैं इसको। फर्स्ट होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब होता है अपन ने कोई शेयर बाई और सेल किया सेम डे, या अपोजिट भी हो सकता है इसमें, कि पहले शॉर्ट किया और फिर बाद में बाई कर लिया सेम डे। अभी ये जो इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये नॉर्मल स्लेब वाइज टैक्सेबल होते हैं। जो नॉर्मल स्लेब्स होता है इंडिविजुअल के लिए, 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख, तो नई स्कीम में 2.5 लाख की गेप में स्लेब्स हैं। इसमें भी जो प्रॉफिट्स होता है, उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, हमने जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पर ही हमको टैक्स देना होता है। नेक्स्ट होता है, हमने कोई शेयर बाई किया और आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम मंथ्स हमने उसको सेल किया, बट विद इन 1 ईयर, मतलब बाई करने के बाद जो मैंने सेल किया है उसको, वो 1 साल के पहले पहले सेल करा है बाई करने की डेट से। तो अगर हम ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट होता है वो इनकम। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो होते हैं वो 15% फ्लेट रेट से टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट होता है, अगर हमने कोई शेयर बाई किया और उसको हमने आफ्टर 1 ईयर सेल किया फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग, तो ऐसे ट्रांजेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होते हैं, और उनके ऊपर 10% फ्लेट रेट लगता है, पर इसमें हमको 1 लाख रुपीज़ तक का एग्जेम्पशन मिलता है। तो अगर हमने 50,000 रुपीज़ का गेन किया है ऐसे में, तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। अगर हमने 1.5 लाख रुपए का गेन किया है तो ओनली 50,000 रुपीज़ पर टैक्स लगेगा। अभी इसमें कुछ नोट्स है। म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आर टैक्स्ड सेपरेटली। वैसे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड को भी दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक होता है डेट म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर की तरीके से टैक्स किए जाते हैं, और डेट म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स और डिबेंचर की तरीके से टैक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो शेयर्स होते हैं, नॉर्मली जो हम प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं तो उसमें हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, पर शेयर्स के केस में हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये हो गया शेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो भी प्रॉफिट होता है वो बिजनेस, फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस के फॉर्म में काउंट होता है, बिजनेस के तरीके से काउंट होता है। और बिजनेस जो रहता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब बाई कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं। अ, आपने चाहे कभी भी बाई किया हो, चाहे आपने कभी भी सेल किया हो, वो जो होता है आपका प्रॉफिट, वो नॉर्मल स्लेब के अकॉर्डिंग ही टैक्स किया जाता है। और इसमें हमको आफ्टर क्लेमिंग ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस हम क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे लिस्ट भी दे रखी है कि कौन कौन से एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। अ, आप ब्रोकरेज की क्लेम कर सकते हैं, एसटीटी क्लेम कर सकते हैं, आईजीएसटी क्लेम कर सकते हैं, एक्सचेंज से रिलेटेड जो चार्जेस होते हैं, सेबी के चार्जेस होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस होता है, सारे एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। आपने कोई असेट परचेस करी है, लैपटॉप परचेस किया है, मॉनिटर, मोबाइल, व्हीकल, आपने कुछ भी परचेस किया है, अगर वो आपका बिजनेस से रिलेटेड है तो उसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, वो आप क्लेम कर सकते हैं। आपने कोई ट्रेनिंग या कोई मेंटरशिप ज्वाइन करी है तो आप उसके वो एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं। आपने कोई डाटा बाय करने के लिए कुछ फीस पे करी है या कुछ चार्ज पे किया है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। आपने किसी कोडर को हायर किया है और बैकटेस्ट करने के लिए, लाइव डिप्लॉय करने के लिए, आपकी एल्गो लिखने के लिए, तो उसको जो आपने एक्सपेंस पे किए हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। आपने अगर लोन लेकर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं आपके प्रॉफिट्स में से।
आपने इंटरनेट ले रखा होगा, इंटरनेट के एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। आपने रेंट अगर पे करते हैं आप, तो उसका एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं। आप किसी को सैलरी पे करते हैं तो वो एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं। आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है अगर किसी सॉफ्टवेयर का फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं, और एनी अदर एक्सपेंस, कोई सा भी एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है उसमें, कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। कौन से बिजनेस से रिलेटेड? यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप कोई सा भी एक्सपेंस हो जो उस बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं फॉर बेनिफिट्स, फिर फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर जब हम सारे एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं, हमको डिटेल्स देना होती है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देना होती है। तो जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमको किसी इंडिविजुअल का नहीं देना होता है, हमको सिर्फ वो उस बिजनेस का देना होता है जो बिजनेस हम क्लेम कर रहे हैं। तो, मतलब इस केस में हो जाएगा जो ऑप्शन वाला बिजनेस। तो यहाँ पे हमको सारी एसेट और सारी लाइबिलिटी की डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्सन और बिजनेस की बैलेंस शीट डिफरेंट होती है। तो मेरे को सिर्फ वही एसेट और वही लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन देना है जो मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड है। अदर देन देट हमको कोई जरूरत नहीं है देने की। सेकेंड, एक डाउट और रहता है कि क्या ये सब एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए हमको कोई कंपनी बनाना पड़ेगी? तो कंपनी बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप एज अ इंडिविजुअल भी सारे के सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको कंपनी बनाना है तभी आप ये एक्सपेंसेस क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है, कुछ लोगों को लॉस हो जाता है ऑप्शंस में, तो वो सोचते हैं कि अगर लॉस हुआ है तो फिर रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या एक्सपेंसेस क्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, लॉस का रिटर्न भी फाइल करना चाहिए। उसके क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप लॉस का रिटर्न फाइल करते हो ना, तो वो जो लॉस होता है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सो नेक्स्ट ईयर में अगर आप प्रॉफिट कमाते हो, तो उस प्रॉफिट में से पहले आपका लॉस एडजस्ट होता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसी पर आपको टैक्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, और लॉस के टाइम पे भी आपको एक्सपेंसेस क्लेम करना भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एफ में 5 लाख का लॉस हुआ, आपके 3 लाख रुपीज के दूसरे एक्सपेंसेस हुए, तो आप टोटल 8 लाख रुपीज का लॉस क्लेम कीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको पूरा 8 लाख रुपीज का डिडक्शन मिलेगा आउट ऑफ योर प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा सिर्फ उसी पर आपको टैक्स देना रहेगा। सेकेंड एक पॉइंट ये है कि लॉस आपको सिर्फ तभी कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाता है जब आप रिटर्न जो फाइल करते हो वो आप विद इन ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट करते हो आप। और ड्यू डेट क्या होती है रिटर्न फाइल करने की? सो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जो ऑडिट केस होते हैं उनके लिए ड्यू डेट होती है 30 सितंबर, और जो नॉन ऑडिट केस होते हैं उनके लिए लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होती है 31 जुलाई। सो अप्रैल से मार्च, मार्च में ईयर एंड होता है। ईयर एंड होने के बाद आपको 4 मंथ्स मिलते हैं। अगर आपका ऑडिट केस नहीं है 31 जुलाई तक आप आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो। और अगर आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट आती है तो आपको 30 सितंबर तक आपका रिटर्न फाइल करना होता है। अभी ऑडिट कब कराना होता है और कब नहीं कराना होता है, ये भी मैंने नीचे नोट कर रखा है, मैंने इवन ट्वीट भी किया है। एक बार हम क्विकली इसको भी गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट होता है कि अभी दो रिजाइन चल रहे हैं, एक होता है ओल्ड रिजाइन और एक होता है न्यू रिजाइन। तो आप कंपेयर कर सकते हो, जिसमें आपको बेनिफिशियल रहता है आप उसी स्कीम को ऑप्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे कीजिए। अभी इसमें कंडीशन होती है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप रिजाइन बार बार स्विच नहीं कर सकते। आपने एक बार न्यू रिजाइन ले लिया तो उसके बाद फिर आप ओल्ड रिजाइन में सिर्फ एक बार आ सकते हैं। पर अगर आप वापस से स्विच बैक टू ओल्ड रिजाइन करते हैं, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन न्यू रिजाइन अगेन। सेकेंड है, एक प्रिजम्पटिव स्कीम होती है सेक्शन 44 AD में, जो 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करने का रहता है। सो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसकी कंडीशंस होती है, आपका टर्नओवर जो होता है वो 2 करोड़ के अंडर होना चाहिए। अगर 2 करोड़ के अंडर आपका टर्नओवर है तो आप 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं। और टर्नओवर की डेफिनेशन क्या होती है अभी फ्यूचर ऑप्शन में, अगेन वो भी मैंने नीचे नोट कर रखा है, वो हम देखेंगे। उसके अलावा एडवांस टैक्स भी पे करना होता है। 15 मार्च लास्ट डेट होती है, वैसे तो इंस्टॉलमेंट्स में होता है, 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। सो 15 मार्च के पहले पहले आपको जितना भी आपका टैक्स पेबल है वो पूरा पे करना होता है। अगर आप नहीं पे करते हैं आप बाद में भी पे कर सकते हैं, पर फिर इन दैट केस यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट।
उसके बाद आईटीआर फाइल करने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हम फिर कभी देखेंगे। नेक्स्ट होता है ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स में सेक्शन 44 AB में दे रखी है। ऑडिट की रिक्वायरमेंट ये है कि जो फर्स्ट क्लोज है वो कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अभी इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, सॉरी, कि ये जो आपका 1 करोड़ की लिमिट है ये 10 करोड़ तक हो जाएगी अगर आपका टर्नओवर 95% और एक्सपेंस भी आपके 95% बैंकिंग चैनल के थ्रू है। बैंकिंग चैनल से इनका कहना ये है, मतलब ये है कि आपका कैश में नहीं होना चाहिए ट्रांजेक्शन। तो स्पेशली अगर अपन एफएनओ को देखें तो ये अपना पूरा कैश में कुछ भी नहीं होते ट्रांजेक्शन। अपने जो अपन अदर एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं, सैलरी, रेंट वगैरह, ये अपन कैश में पे कर सकते हैं। पर फिर अगर हम कैश में पे करते हैं तो फिर हमारी लिमिट जो रहेगी वो 1 करोड़ पे आ जाएगी वापस। तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे एक्सपेंसेस, मेजोरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस हम बैंक के थ्रू पे करें। और एक और कंडीशन होती है कि व्हेन यू ऑप्ट आउट ऑफ सेक्शन 44 AD एंड योर इनकम इज अबाउट 0.5 लाख। सो अगर आपने किसी ईयर में 44 AD को ऑप्ट किया है और नेक्स्ट ईयर्स में आप 44 AD ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इन दैट केस आपको फिर ऑडिट कराना पड़ेगा। अभी इसमें एक चीज़ और लिख रखी है 44 AD वाली कि नथिंग रिटर्न अबव इज एप्लीकेबल इफ योर टर्नओवर इज अंडर 2 करोड़ एंड यू आर ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। मतलब वही 6% वाले में अगर आप जा रहे हो तो आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होगा। अभी नेक्स्ट दे रखा है डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर की डेफिनेशन क्या होती है? सो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस मतलब ये कि आप आपका जो टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट है वो ले लो और आपका जो टोटल लॉस लॉस है वो ले लो। प्रॉफिट प्रॉफिट को ऐड कर दो, लॉस लॉस को भी जो माइनस में होगा पर उसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के उसको भी ऐड कर दीजिए। तो ये जो टोटल होगा ये आपका टर्नओवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो आपने प्रीमियम रिसीव हुई है प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन्स में वो भी आपको ऐड करना है, पर ऐसे टाइम पे आपको डिफरेंस को एक्सक्लूड करना है। और थर्ड होता है कि ओपन ट्रांजेक्शन्स आर काउंटेड इन द ईयर इन विच दे आर स्क्वायर्ड ऑफ। सो अगर आपका 31 मार्च पे कोई ओपन पोजीशन है तो वो उस ईयर में काउंट होगी जिस ईयर में वो स्क्वायर ऑफ होती है। इसका मतलब कि वो नेक्स्ट ईयर में काउंट होगी। एक पॉइंट और है कि जो टर्नओवर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सिर्फ ऑडिट कंडीशन चेक करने के लिए है, अकाउंटिंग हम अलग तरीके से करते हैं। अभी ये टर्नओवर की डेफिनेशन आई थिंक काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी, तो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको नेक्स्ट शीट पे। तो फर्स्ट था हमारा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस। सो मैं यहाँ पर बाई करता हूँ और यहाँ पर मैं सेल करता हूँ। मानो फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी का एक लॉट ऑफ ऑप्शन बाई एंड सेल किया। निफ्टी के एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है ना। मैंने इसको मैं नेट वैल्यू ऑफ प्रीमियम लिख रहा हूँ। मानो कि मैंने कोई 100 रुपये का ऑप्शन बाई किया तो मैंने 5,000 रुपये में बाई किया होगा और मानो कि मैंने उसको 150 रुपये में सेल कर दिया, मतलब मैंने 7,500 रुपये में उसको सेल कर दिया। अभी इस केस में मेरा प्रॉफिट हो गया 2,500 रुपीज़, ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और ट्रांजेक्शन मैंने किया निफ्टी का एक लॉट, अगेन मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 रुपये में बाई किया और उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने 2,500 रुपये में उसको सेल कर दिया। तो इस केस में मेरा लॉस हो गया 2,500 रुपये। अभी यहाँ पर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। फर्स्ट हमने क्या बोला था, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस। तो यहाँ पर फेवरेबल है 2,500, मतलब जो टर्नओवर होगा वो कैसे काउंट होगा, टर्नओवर ये हो गया 2,500, उसके बाद यहाँ पर भी 2,500 काउंट हो जाएगा। तो मेरा टोटल टर्नओवर फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग हो गया 5,000। सेकेंड मैंने क्या लिखा था, प्रीमियम रिसीव्ड इन प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन, और ऐसे केस में मुझे डिफरेंस को जो मैं ले रहा हूँ उसको एक्सक्लूड करना है। तो ये जो सेकंड ट्रांजेक्शन है ना, सॉरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है ना मेरा प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन, इस केस में मुझे डिफरेंस को नहीं लेना है और मुझे प्रीमियम रिसीव्ड को लेना है। तो प्रीमियम रिसीव्ड मेरा कितना हो जाएगा, 7,500। तो यहाँ पर मेरा टर्नओवर हो जाएगा 7,500। तो ये 2,500 की जगह आएगा 7,500 और मेरा टोटल टर्नओवर हो जाएगा 10,000।
तो इस तरीके से मेरा टर्नओवर कैलकुलेट होगा। आई थिंक इसमें शायद अभी भी कुछ लोगों को डाउट आ सकता है, या कुछ लोगों को अ, ऐसा भी लग सकता है कि मैं गलत बता रहा हूँ। बाकी मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है, और मैंने गाइडेंस नोट भी मैं शो कर सकता हूँ, मैंने जहाँ से रेफर किया है, और उसमें क्लियर क्लियर इसी तरीके से लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नहीं दिया रहा है वहाँ पर यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा आपको कोई और डाउट होता है तो आप मुझे टेक करके पूछ सकते हैं, और प्रोबेबली वी विल प्लान स्पेस नेक्स्ट वीकेंड। सो थैंक यू एवरीवन।